नमस्कार डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है और मैं साइंस की क्लास लेके आपके सामने प्रोफेसर राकेश कुमार बिश्नोई। तो आज अपने साइंस के जो जनरल साइंस के क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे और जितना भी कंटेंट है वो आपके सामने कंप्लीटली मैं लाने का प्रयास करूंगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो एसएससी जीडी है, पटवार है, ग्राम सेवक है, रीट है और इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर और आरएस एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले जो साइंस के मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में भी अपने कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे। तो आज अपने चर्चा करते हैं साइंस के बारे में। तो देखिए, साइंस का जो अपना आज का टॉपिक रहेगा वह है मानव रोग। मानव रोग, देखिए मानव रोग की अगर अपने बात करते हैं तो शरीर के अंदर अपने अनेक प्रकार के विकार समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। तो ये विकार या ये जो समस्याएं हैं ये किन किन कारणों से होती है। कुछ विकार तो ऐसे होते हैं, कुछ बीमारियां या कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, मतलब अपने माता पिता में भी थे, अपने में भी है और आगे आने वाले समय में अपनी होने वाली जो संतान होती है उनके अंदर भी इनके गुण देखने को मिलते हैं, इनके लक्षण देखने को मिलते हैं। तो उन्हें अपने आनुवांशिक रोग बोल देते हैं या जेनेटिक्स रोग बोल देते हैं। और इसके बाद कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैल जाते हैं, जिन्हें अपने क्या बोल देते हैं, संक्रामक रोग। तो देखिए आज अपने मानव रोग की चर्चा कर रहे हैं और मानव रोग हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। मानव रोग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग या इन्हें अपने बोल देते हैं जन्मजात रोग। क्या बोल देते हैं, जन्मजात रोग। इसके बाद देखिए आनुवंशिक रोग होते कौन से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते रहते हैं, उन्हें अपने क्या कहा जाता है, आनुवंशिक रोग कहा जाता है। जैसे आनुवंशिक रोगों के अंदर आ जाते हैं सिंड्रोम रोग हो गया। अब देखो ये सिंड्रोम रोग है क्या। सिंड्रोम रोग कहते हैं कि जो सामान्य मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 46 होती है, जिसमें से 22 जोड़े मतलब 44 गुणसूत्र तो क्या होते हैं, अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं जो नर और मादा में समान रूप से पाए जाते हैं। जबकि 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। और लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, लैंगिक गुणसूत्र कहलाते हैं। तो देखिए टोटल गुणसूत्र मनुष्य में कितने होते हैं, 46। या तो इनकी संख्या कितनी हो जाए, घटकर 45 हो जाए, या इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 47 से 48 हो जाती है। तो देखिए गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। या तो क्या होगी, कमी हो गई, या इनके अंदर वृद्धि हो गई, या किसी गुणसूत्र का कुछ भाग क्या हो गया, विलोपित हो गया। तो उसकी वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, सिंड्रोम रोग बोल देते हैं। इसके अलावा जैसे हैं वर्णांधता रोग। वर्णांधता रोग जिसको अपने कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो वर्णांधता रोग कौन सा होता है, इसके अंदर व्यक्ति प्राथमिक रंगों में भेद नहीं कर पाता। मतलब जब वर्णांधता रोग होता है तो प्राथमिक रंग जैसे कि अपने बात कर लेते हैं लाल रंग और हरे रंग की। तो वर्णांधता रोग होने पर लाल रंग कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, और हरा रंग कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इसके वर्णांधता रोग के होने का कारण क्या होता है, जैसे ये नेत्र है, नेत्र के अंदर यहाँ पे पाया जाता है रेटिना बिंदु। क्या पाया जाता है, रेटिना बिंदु पाया जाता है। और रेटिना में उपस्थित होते हैं शंक्वाकार शलक। क्या उपस्थित होते हैं, शंक्वाकार शलक उपस्थित होते हैं। तो शंक्वाकार शलकों की गति है वो इस प्रकार से खांचों के रूप में व्यवस्थित तौर पे चलती रहती है। जब इनकी गति क्या हो जाए, अनियमित हो जाए और एक दूसरे के आमने सामने आकर टकरा जाए तो इनकी गति अनियमित होने के कारण रुक जाती है, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, वर्णांधता रोग हो जाता है, जिसके कारण प्राथमिक रंगों के अंदर भेद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कुछ रोग और हैं जो किस में आ जाते हैं, आनुवंशिक रोग में, जैसे कि हिमोफीलिया है।
हीमोफीलिया रोग होने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त स्रावित होता रहता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा है जैसे सिकिल सेल्स एनीमिया, सिकिल सेल्स एनीमिया, एनीमिया का अर्थ हो गया रक्त की मात्रा में कमी हो जाना, सेल्स का अर्थ हो गया कोशिका, मतलब कौन सी कोशिका में कमी होगी, ब्लड में पाई जाने वाली जो रेड ब्लड सेल्स हैं या लाल रक्त कणिका है उसकी संख्या में कमी होने के कारण कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। इसके अलावा जो रोग है वह थैलीसीमिया, थैलीसीमिया, तो थैलीसीमिया रोग की अगर अपनी बात करते हैं तो जो रुधिर या रक्त की मात्रा है, रक्त की मात्रा में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे हम क्या बोल देते हैं, थैलीसीमिया। इसके बाद अपने दूसरे प्रकार की बात करते हैं वह है संक्रामक रोग। कौन से रोग, संक्रामक रोग। अब देखिए संक्रामक रोग कौन से होते हैं, ये वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैल जाते हैं, और फैलने का माध्यम क्या हो सकता है, वायु हो सकती है, दूषित जल हो सकता है, दूषित भोजन हो सकता है, इनके माध्यम से ये एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। और इन संक्रामक रोगों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, पहला है जो है वायरस जनित, वायरस या विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। इसके बाद दूसरा है जो है जीवाणु जनित रोग, मतलब वे रोग जो जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं उन्हें बोलते हैं जीवाणु जनित रोग। इसके अलावा जो तीसरा टाइप है वह प्रोटोजोआ जनित रोग, मतलब वे रोग जो प्रोटोजोआ के कारण एक शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग। और नंबर 4 है वह कवक जनित, या इनको अपनी फंगस रोग भी कहा जाता है या फंफूद जनित रोग भी बोलते हैं। तो जो कवक या फंगस या फंफूद के जरिए एक शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलते हैं वे क्या कहलाते हैं, कवक जनित रोग कहलाते हैं। इसके अलावा जो पांचवा टाइप है वह कृमि जनित रोग, कृमि जनित रोग जो कृमि के माध्यम से फैलते हैं। तीसरा जो टाइप आता है वह है असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। तो देखिए असंक्रामक रोग कौन सी होते हैं, ये वे रोग होते हैं जो फैलते नहीं, जो फैलते नहीं। और नहीं फैलने का कारण क्या होता है कि संक्रामक रोग तो फैलते हैं, फैलने का कारण क्या होता है कि इनका क्या होता है, रोगवाहक होता है, क्या होता है, रोगवाहक होता है। जबकि असंक्रामक रोग के रोगवाहक नहीं होते, रोगवाहक नहीं होते, और रोगवाहक नहीं होते जिसके कारण ये एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में नहीं जा सकता, तो क्या कहलाएगा, असंक्रामक रोग कहलाएगा। असंक्रामक रोग की श्रेणी में अगर अपनी बात करते हैं तो इसमें जो पोषक तत्वों की कमी के कारण जो रोग होते हैं, जैसे विटामिन की कमी के कारण, प्रोटीन्स की कमी के कारण, खनिज लवणों की कमी के कारण, जैसे कि प्रोटीन की कमी के कारण हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण हो गया, ये इनकी अधिकता के कारण हो गए। तो ये जो पोषक तत्वों के कारण होने वाले रोग है ये भी किसकी श्रेणी में आते हैं, संक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। तो समझा की बात, मानव रोग को कितने भागों में बांटा गया है, 3, आनुवंशिक रोग, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। समझा की बात। अब अपने चलते हैं आगे, प्रत्येक रोग को अपने पूर्ण रूप से डिस्क्राइब करते हुए एक एक रोग को पढ़ेंगे। तो देखिए अपने स्टार्ट करते हैं आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग, तो देखिए आनुवंशिक रोग, आनुवंशिक रोग कौन से होते हैं, आनुवंशिक रोग कौन से होते हैं, वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जाएंगे, मतलब लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आनुवंशिक रोग कहा जाता है। मतलब वे रोग
जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं, उन्हें अपने क्या बोल देते हैं, आनुवांशिक रोग बोल देते हैं, या इन्हें अपने क्या बोल सकते हैं, जन्मजात रोग भी बोल सकते हैं। तो देखिए आनुवांशिक रोग की श्रेणी में कौन कौन से रोग आ जाते हैं, अभी अपने चर्चा की थी, सिंड्रोम रोग, वर्णांधता हो गया, इसके बाद सिकिल सेल्स एनीमिया हो गया, सिकिल सेल्स एनीमिया, इसके अलावा आपने बात की थी हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया रोग, इसके बाद अपने बात की थी थैलीसीमिया रोग, थैलीसीमिया रोग। तो ये वे रोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, आनुवांशिक रोग या जन्मजात रोग कहा जाता है। समझा गई बात। अब देखिए अब अपने चर्चा करते हैं किसकी, सिंड्रोम रोग की, सिंड्रोम रोग। तो सिंड्रोम रोग कौन से होते हैं, देखो सिंड्रोम रोग की अगर अपनी बात करें तो एक सामान्य मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इन 46 गुणसूत्रों में से 44 गुणसूत्र मतलब 22 जोड़े, 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, नर और मादा में क्या पाए जाते हैं, समान रूप से पाए जाते हैं। नर और मादा में क्या पाए जाते हैं, समान रूप से पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, अलैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है। अब देखिए बच्चे कितने गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र बच गई। 2 गुणसूत्र कौन कौन से, एक्स और वाई गुणसूत्र। ये दोनों गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, लैंगिक गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लैंगिक गुणसूत्र कहलाते हैं। तो देखिए लैंगिक गुणसूत्र कौन से होते हैं, जो किसका निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। अब देखिए किस प्रकार से पता चलता है कि जो एक्स गुणसूत्र होता है, एक्स गुणसूत्र किसका होता है, मादा का द्योतक होता है, और जो वाई गुणसूत्र होता है ये किसका द्योतक होता है, नर का द्योतक होता है। मतलब अगर अपनी बात करें सिंड्रोम रोग की, तो सिंड्रोम रोग कौन सा होगा कि एक सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46। या तो ये घटकर कितनी हो जाए, 45 हो जाए, या ये बढ़कर कितनी हो जाए, 47 या 48 हो जाए, या किसी गुणसूत्र का कोई भाग क्या हो गया, विलोपित हो गया। तो इन कारणों से जो रोग उत्पन्न होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, सिंड्रोम रोग कहा जाएगा। तो सिंड्रोम रोग किसे कहेंगे, वे रोग जो गुणसूत्रों की संख्या में, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सिंड्रोम रोग कहा जाता है। समझा गई बात। तो सिंड्रोम रोग किसे कहेंगे, वे रोग जो किसकी संख्या में परिवर्तन के कारण होंगे, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सिंड्रोम रोग कहा जाता है। तो अब अपने आगे देखिए एक एक सिंड्रोम रोग के बारे में कंप्लीटली चर्चा करते हैं। तो देखिए सिंड्रोम रोग, देखिए सिंड्रोम रोग कौन कौन से हैं। सिंड्रोम रोग के अंदर अपनी बात करते हैं, सबसे पहले पहला जो रोग है वह क्राइचुकेट रोग, क्राइचुकेट,
क्राइचुकेट, क्राई का अर्थ क्या होता है? चिल्लाना। क्राई का अर्थ क्या हो गया? चिल्लाना। केट का अर्थ क्या होता है? बिल्ली। मतलब ये जो रोग है ये सामान्यतः किसमें होता है? बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में होता है। और बच्चों में होने का कारण क्या है कि मानव के अंदर टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अब देखिए 46 में जो पांचवा गुणसूत्र है, पांचवा गुणसूत्र, तो पांचवें गुणसूत्र का कुछ भाग क्या हो जाता है? विलोपित हो जाता है। मतलब मान लो ये पांचवा गुणसूत्र है, पांचवें गुणसूत्र का कुछ भाग यहां से क्या हो गया? विलोपित हो गया। तो ये जब पांचवें गुणसूत्र का कुछ भाग विलोपित होता है तो उसके कारण कौन सा रोग होता है? क्राइचुकेट रोग होता है। तो पांचवें गुणसूत्र में विलोपन के कारण कौन सा रोग होता है? क्राइचुकेट रोग होता है। अब देखिए ये होता किसमें? सामान्यतः बच्चों में होता है। तो इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? लक्षण कैसे दिखाई देंगे? यहां से देखिए क्राई का अर्थ क्या हो गया? चिल्लाना। केट का अर्थ क्या हो गया? बिल्ली। मतलब बच्चे जब रोते हैं तो किसकी तरह आवाज करते हैं? बिल्ली की तरह आवाज करेंगे। तो रोने के समय बिल्ली की तरह आवाज आना, बिल्ली की तरह आवाज आना, बिल्ली की तरह आवाज आना। अब देखो बिल्ली के चेहरे पर बुरे बुरे बाल उगाते हैं, ठीक उसी प्रकार चेहरे पर बुरे बाल उगाना, बुरे बाल उगाना, और जो बिल्ली का चेहरा है वो यहां से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार बच्चे का भी चेहरा यहां से क्या हो जाता है? फूलकर बड़ा हो जाता है। तो चेहरा बड़ा हो जाना, बड़ा हो जाना। अब देखिए ये एक कौन सा रोग है? सिंड्रोम रोग है। क्राइचुकेट रोग जो बच्चों में होता है किस कारण से होता है? पांचवें गुणसूत्र में विलोपन के कारण होता है। लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? रोने के समय बिल्ली की तरह आवाज आएगी, चेहरे पर भूरे बाल उगाते हैं, चेहरा क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। लेकिन ये एक सिंड्रोम रोग है, इसे अपनी किस श्रेणी में रखा गया है? आनुवंशिक रोग की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन यह जो क्राइचुकेट है यह वंशानुगत नहीं होता है, यह वंशानुगत नहीं होता। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा सकता, क्योंकि इसको अपने रेडियोथेरेपी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, इनके माध्यम से इनको क्या किया जा सकता है? इस रोग के जो लक्षण है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसलिए ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत नहीं हो सकता। समझा गई बात? अब अपने सेकंड जो रोग है सिंड्रोम रोग की श्रेणी में उस पर चर्चा करते हैं। तो दूसरा जो रोग है वह कौन सा है? डाउन सिंड्रोम रोग। दूसरा रोग कौन सा है? डाउन सिंड्रोम रोग। डाउन सिंड्रोम रोग। अब देखिए डाउन सिंड्रोम रोग है, इसे अपने क्या बोल देते हैं? मंगोलिज्म रोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मंगोलिज्म रोग भी कहा जाता है। अब देखो डाउन सिंड्रोम रोग होता किस कारण से है? डाउन सिंड्रोम रोग देखिए जो 21वां गुणसूत्र है, 21वां गुणसूत्र है, 21वें गुणसूत्र के साथ एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की जब वृद्धि होगी तो टोटल मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाई जाते हैं? 46। तो गुणसूत्रों की संख्या भी एक बढ़ जाएगी और टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 47 हो जाएगी। तो देखिए ये किस कारण होता है? 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण, एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण कौन सा रोग हो जाता है? डाउन सिंड्रोम रोग या मंगोलिज्म रोग हो जाता है। और इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तब देखो 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ गया
तो टोटल गुणसूत्र में भी एक गुणसूत्र बढ़ेगा। टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। इसमें एक गुणसूत्र और बढ़ गया, तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 47। मतलब गुणसूत्रों की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो ये क्या होगा? एक सिंड्रोम रोग होगा। तो कौन सा सिंड्रोम रोग है ये? डाउन सिंड्रोम रोग है। अब देखो इसमें लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? जब ये रोग हो जाता है तो डाउन सिंड्रोम रोग के जो लक्षण दिखाई देते हैं वे किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? जब मंगोलिज्म रोग होता है तो जो बालक होते हैं वो मंदबुद्धि बालक होते हैं। इनका जो आईक्यू लेवल है, आईक्यू लेवल घटकर कितना रह जाता है? 25 से 30 रह जाता है। कई बच्चों का देखा होगा आपने, मुंह खुला रहता है, लार टपकती रहती है। ठीक है, तो ये किस रोग के लक्षण होते हैं? डाउन सिंड्रोम रोग के लक्षण होते हैं। इस रोग को क्या कहा जाता है? मंगोलिज्म रोग कहा जाता है। तो लक्षण कौन से होंगे? देखिए, मुंह खुला रहना, मुंह खुला रहना, मुंह से लार टपकना, मुंह से लार टपकना, मंदबुद्धि बालक होना, मंदबुद्धि बालक होना, और आईक्यू है वह कितना हो जाता है? घटकर 25 से 30 हो जाता है। ये किस रोग के लक्षण माने जाते हैं? डाउन सिंड्रोम रोग के लक्षण माने जाते हैं। समझ आ गई बात यहां तक? तो अब इससे आगे जो सिंड्रोम रोग है इसकी चर्चा अपने मानव रोग के सेकंड पार्ट में करेंगे। तो कल जो है सिंड्रोम रोग है, सिंड्रोम रोग अपने कंप्लीट करेंगे।